हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर था यानी कि मानव जनन। आपको पता है मैंने आपको पादपों में जनन पढ़ा दिया है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुत विस्तार से हम वर्णन कर चुके हैं। दूसरा था कि जीवों में जनन, वो भी हम पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और उसके बाद मानव में जनन कैसे होता है वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था और उसके नोट भी दे दिए थे। और अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेक्चर। जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र और उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। यानी कि हम वृषण की संरचना पढ़ रहे थे। वृषण की संरचना के अंतर्गत हमने बाहरी संरचना तो पढ़ ली थी, बट आंतरिक संरचना में हमने वहां तक पढ़ा था। आंतरिक संरचना का जो लास्ट टॉपिक था वो था जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है जब हम उसको काटते हैं तो वो एक गोल संरचना बनाती है। गोल सी संरचना बनाएगी तो क्या होता था कि उसमें दो परतें होती थी, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी वाली जो परत थी उसको हम कहते थे ट्यूनिकम प्रोपिया कहते थे। जो आंतरिक संरचना थी यानी कि जो आंतरिक परत थी उसको हमने क्या कहा था, जनन उपकला कहा था। उसके बाद क्या था कि उसके अंदर दो कोशिकाएं थी, जो बड़ी कोशिका थी एक और एक छोटी थी। जो बड़ी कोशिका थी उसको हमने कहा था सर्टोली कोशिका और जो छोटी कोशिका थी उसको हमने कहा था शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका के अंदर क्या होती थी, एक और कोशिका उपस्थित होती थी। जो एक और कोशिका थी उसको हमने क्या नाम दिया था, लीडिंग कोशिका कहा था। और जब लीडिंग कोशिकाओं में क्या हुआ था, जब लीडिंग कोशिका जो थी वो संयोजी ऊतक की बनी होती थी। तो लीडिंग कोशिकाएं थी वो क्या करती थी, नर हार्मोन्स का निर्माण करती थी। नर हार्मोन्स किसे कहते हैं मैंने आपको बताया था। नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन होता है जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और क्या था कि जो लीडिंग कोशिकाएं थी वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करती थी। हम नर जनन तंत्र पढ़े थे, उसके अंतर्गत जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है यानी कि पुरुषों के जो लक्षण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, ये मैंने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। ये वर्ड फिर से आया है इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है आपको एकदम मस्त तरीके से पढ़ाना। तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है यानी कि एक जो नर है और एक जो महिला है, नर के लक्षण द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं से विपरीत जो लक्षण होते हैं यानी कि पुरुषों के लक्षण। अब पुरुषों के लक्षण क्या होता है, महिलाओं के जो ये कंधे होते हैं छोटे होते हैं या कह सकते हैं सिकुड़े होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष के जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, फैले होते हैं कि नहीं, ये सच है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो लक्षण है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का जो दूसरा लक्षण है वो क्या होता है कि उनकी आवाज भारी होती है महिलाओं की अपेक्षा। एक जो महिला की आवाज होती है वो पतली होती है, लेकिन जो पुरुष की आवाज होती है वो मोटी होती है, ये सही है। और तीसरा जो लक्षण था वो था कि शरीर पर बाल उत्पन्न होना। तो ये तीन लक्षण थे जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीनों लक्षण आपको पता होने चाहिए। पहला कि उनका जो कंठ होता है भारी होता है यानी कि जो उनकी आवाज होती है वो भारी होती है। दूसरा क्या था कि उनका जो कंधा है ये चौड़ा होता है महिलाओं की अपेक्षा। तीसरा शरीर पर बाल उत्पन्न होते हैं। ये तीन लक्षण थे जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ये सिंपल सी बात आपको पता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके आगे जो आज हम पढ़ने वाले, ये सब था पिछला जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से। लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया है कि हमने लास्ट तक यहाँ तक पढ़ा था और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करते हैं। आज हम पूरा जो नर जनन तंत्र है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या होगा यानी कि जो वृषण की जो आंतरिक संरचना थी वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक जो शीर्ष टॉपिक है वो भी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर देंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, विस्तार से पढ़ाएंगे क्योंकि आपको समझाना है, आपको सीखना है, तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन देख लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि आगे क्या होता है। तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे बताया गया है
कि अभी तक हमने पढ़ा था कि इनमें कौन कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि लीडिंग कोशिका, शुक्रजन कोशिका और जितनी भी कोशिकाएं थी, सर्टोली कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं क्या होती है कि ये फटती है। फटने के बाद क्या होता है कि ये बाहर आती है। जब ये वृषण कोष्ठ से जब बाहर आती है तो क्या होता है कि ये एक जगह पे इकट्ठा होंगी, और जब ये एक जगह पे इकट्ठा होंगी तो क्या होता है कि ये सारी कोशिकाएं एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। जो जाल जैसी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेटेटेस्टिस। ये आप इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जब आप नीट की परीक्षा दोगे या कोई परीक्षा ऐसी दोगे जिसमें कि आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, हिंदी वर्ड तो खत्म हो जाएगा इंटर के बाद। आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो इंग्लिश वर्ड ही आएंगे, हिंदी का नामो निशान तक नहीं रहता है अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप ध्यान रखिएगा। जो वृषण जालक होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, और जितने भी मैं इंग्लिश वर्ड बताऊंगी वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको आगे इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो चलिए, इन जाल जैसी संरचना से क्या होता है, कुछ नलिकाएं निकलती हैं। जो नलिकाएं निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया कहते हैं, और इसका हिंदी मीन है शुक्रवाहिकाएं। आपको सारे वर्ड ध्यान रखने हैं। जो नलिकाएं निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया कहते हैं, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। आगे आपको समझाती हूँ। नलिकाएं निकलेंगी उसे हम क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया कहते हैं, जिसे हिंदी में हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। ये क्या करती है, आगे जाके क्या करती है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो वृषण होता है, वृषण और उदर गुहा के बीच में 2 छिद्र पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। और उससे क्या होता है, ये वहां पे घूम के जाएंगी। अभी मैं आपको कॉपी में समझाऊंगी, बहुत बेहतर समझ में आएगा। लेकिन वो जो नलिकाएं निकलती हैं वो क्या करती हैं, घूम के जाती हैं और उस छिद्र से उदर गुहा में प्रवेश करती है, और जो मूत्र नलिकाएं होती हैं उनसे घूमकर वो वापस आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है और यहाँ से नलिकाएं घूमेंगी और ऐसे करके वापस आ जाए, मतलब एक घुमाव ले लेंगी ऐसे और वापस आ जाएंगी। और वापस आके कैसे संरचना का निर्माण करती है, कैसे क्या होता है, चलिए मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ऐसे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे अभी हम कॉपी में समझते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया कि जो लीडिंग कोशिकाओं के बाद कैसे कैसे क्या होता है, ये सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक गोल सी संरचना होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, मैंने आपको बताया। और इन्हीं कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, और कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और इसके मध्य क्या होता है, लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारी क्या करती हैं, जितनी भी ये है, ये क्या करती, कोशिकाएं बाहर आती हैं और एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लेती हैं। और जब ये जाल जैसी संरचना का निर्माण कर लेंगी तो क्या होता है कि इनसे नलिकाएं निकलेंगी। नलिकाएं निकलेंगी तो क्या होता है, ये घूमकर ऐसे जाकर जो यहाँ पे छिद्र होता है उससे ऊपर चली जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छिद्र कहाँ पे होता है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, बट कुछ लोग होंगे जिनको कि नहीं पता होगा। अभी मैं आपको पूरी संरचना बना के सही से समझाऊंगी, बट आपको पहले थोड़ा सा ये समझना होगा। तो जो ये मुड़ी सी संरचना है, ये कैसी होती, 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। और इसको हम क्या कहते हैं, कि एपिडिडाइमस कहते हैं, और जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एपिडिडाइमस, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृषण। हिंदी वर्ड हो गया अधिवृषण और इंग्लिश वर्ड हो गया एपिडिडाइमस। और ये कितनी मीटर लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये जाल जैसी संरचना है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं वृषण जालक। ये मैंने अभी आपको बताया था। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वृषण जालक को मैंने ये भी आपको बताया। इसको हम कहते हैं रेटेटेस्टिस।
टेस्टिस। तो ये आपको समझ में आया। रेटे टेस्टिस कहते हैं, हिंदी वर्ड हो गया वृषण जालक। और उसके बाद आपको दो ही बातें इसमें ध्यान रखनी है कि जो वृषण कोष्ठ होते हैं वो दो होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये दो वृषण कोष्ठ है, जैसे इसमें होगा सेम वैसे इसमें होगा। आपको इस वृषण कोष्ठ में क्या होता है, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो बाहर आती हैं और बाहर आके क्या करती है, जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं। और क्या होता है, इस जाल जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस कहते हैं। ये सब मैंने आपको बताया। और क्या होता है, इनसे कुछ नलिकाएं निकलती हैं, वो घूम कर मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, घूम के आती हैं। और जो यहाँ पे जो दो छिद्र होते हैं, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे, दोनों से निकल कर ऊपर उदर गुहा में पहुँच जाएंगी। और जो ये नलिकाएं होती हैं ये 6 मीटर लंबी होती हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो अधिवृषण होता है वो क्या करता है, शुक्राणु को इकट्ठा करता है। आपको ध्यान रखना है कि अधिवृषण जो है वो क्या करता है, शुक्राणु को इकट्ठा करके रखता है। अगर वो शुक्राणु को इकट्ठा करके रखेगा तभी तो क्रिया होगी। तो शुक्राणु को जो इकट्ठा करने का काम करता है वो कौन करता है, अधिवृषण करता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होता है। जो नलिका उदर गुहा की तरफ जाती है इसको हम क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया यानी कि शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नलिकाएं उदर गुहा की तरफ जाती हैं उस नलिका को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वास इफ्रेंसिया कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। आगे आपको मैं संरचना बना के समझाती हूँ। उससे भी पहले आपको ध्यान रखना है जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था उत्सर्जक तंत्र के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे पढ़ाया ही नहीं गया है। तो डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाती हूँ कि उत्सर्जक तंत्र में क्या होता है। दो किडनी होती हैं, किडनी दो ही होती है ये तो पता ही होगा आपको। और उसके बाद क्या होता है, ये किडनी क्या करती हैं कि मूत्राशय में जाती हैं। जो ये किडनी है, जो ये नलिका है, इसको हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं, आपको पता होगा। ये मूत्र वाहिनी होगी। और क्या होता है कि ये क्या करेगी, ये जाके दोनों जो मूत्र वाहिनी है ये क्या करती हैं, जाकर मूत्राशय में खुलती हैं। जो ये गोल सी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, आपको पता है। और क्या होता है, बाद में जो ये है यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है ऐसे गोल गोल। इस छिद्र के द्वारा क्या होती है, मूत्र मार्ग जो छिद्र होता है इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि ये शरीर से बाहर निकल जाता है छिद्र द्वारा। तो ये हमने पढ़ा था उत्सर्जक तंत्र में, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। आपको नहीं पता या पता डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आया है शब्द तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दो किडनी होती हैं, उसमें क्या होता है, दो मूत्र वाहिनी होती है, उसके द्वारा क्या होता है कि ये मूत्राशय में आता है। मूत्राशय के बाद क्या होता है कि ये एक छिद्र द्वारा क्या होती है, जिसे हम छिद्र जो है इसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग। इससे क्या होता है कि शरीर से बाहर निकल जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मूत्र के मतलब मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, जो कि उत्सर्जक तंत्र के अंतर्गत क्लास 11th में हमने पढ़ा था। आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे संरचना बना के कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम्स बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा, कुछ को नहीं याद आया होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले जो ये पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, उदर गुहा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। उसके बाद जो ये दो छिद्र हैं, मैंने आपसे कहा था दो छिद्र होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे दो छिद्र होते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, वृषणनाल कहते हैं। ये सब मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था बहुत विस्तार से, आप जाके वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आज की बात है मैं वही पढ़ाऊंगी, पहले की बात नहीं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम कहते हैं वृषणनाल। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वृषण होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं बाहर निकलती है, इकट्ठा होती हैं, तो क्या होता है कि एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं। जाल जैसी जो संरचना होती है उससे नलिकाएं निकलती हैं। ये मुड़ी हुई 6 मीटर लंबी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस, और जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद जो ये जाल जैसी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, रेटेटेस्टिस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वृषण जाल। और उसके बाद जो आपको ध्यान रखने वाली है वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो मेन डायग्राम है मैं वो बनाती हूँ, आपको समझाती हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। और मैंने जो आपको अभी इससे पहले समझाया था कि जो उत्सर्जक तंत्र होता है वो कैसे काम करता है, तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्यों इसमें मैंने वो चीज़ आपको बताई थी, कहाँ पे ये यूज़ होगी, तो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपको जो समझाया था उत्सर्जक तंत्र, यहाँ पे 2 किडनी लगी होती है, ये मूत्रवाहिनियाँ हो गई हैं। और उसके बाद ये मूत्राशय हो गया है, ये मूत्र मार्ग हो गया है। ऐसी संरचना होती है नर जनन तंत्र के अंतर्गत। कि इसमें क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि एक ये है वाष्प डिफरेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि उदर गुहा में प्रवेश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प डिफरेंस कहते हैं। ये जाती है और क्या करती है, जो ये मूत्र वाहिनियां हैं इससे घूम कर क्या करती हैं, ये वापस आती हैं और यहाँ पे आके मिल जाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, एक संरचना होती है। अभी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आके मिलेगी और क्या होता है, इस तरफ भी ऐसे ही होगा, जो ये वाष्प डिफरेंस है ये आएगी मूत्रवाहिनी से घूमकर मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होती है, एक पत्ते जैसी संरचना होती है। अब पत्ते जैसी संरचना कैसी होगी, ऐसे। जो ये पत्ते सी संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शुक्राशय। ये शुक्राशय हो गया, पत्ते सी संरचना जो है उसको हम कहते हैं शुक्राशय। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो एक वीर्य पुरुष होता है उसमें क्या होता है कि 10% क्या होता है, स्पर्म होता है, और बाकी जो होता है 90% क्या होता है, लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड क्या है, मेरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए लिक्विड होता है 90%। और वो कैसा लिक्विड होता है, जो तीनों ग्रंथियाँ हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। 3 ग्रंथियाँ कौन सी है, जो पहली ग्रंथि वो कौन सी थी, शुक्राशय थी। दूसरी ग्रंथि होगी प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरी होगी काउपर ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां हम पढ़ेंगे, मैं कैसे होता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पत्ते से जो संरचना होती है उसको हम कहते हैं शुक्राशय। और जो एक वीर्य पुरुष होता है उसमें 10% क्या होता है, स्पर्म होता है, और 90% लिक्विड होता है, जो कि तीनों ग्रंथियों का होता है। तीनों ग्रंथियां कौन सी होती हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट, और जो तीसरी है काउपर, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पे एक वीर्य पुरुष के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। और आपको ध्यान रखना, जो ये पत्ते सी संरचना है इसमें क्या होता है कि इससे एक नलिका निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी क्या होती है कि ये पत्ते से संरचना और जो ये है, ये दोनों आपस में आके मिलती हैं, मिलकर क्या करती हैं, एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। मैंने यहीं पे छोटा सा लिख दिया है, स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका का निर्माण करती है। उसके बाद क्या होता है, जो ये शुक्राशय पत्ते सी संरचना है, इससे कुछ पदार्थ आता है जो कि स्खलन नलिका द्वारा क्या होता है, मूत्र मार्ग के अंदर चला जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। जो ये दोनों नलिका है ये जाकर मूत्र मार्ग में मिलती है, और जो शुक्राशय से जो पदार्थ आता है वो जाता है और मूत्र मार्ग में चला जाता है इसी नलिका के द्वारा। और उस नलिका को हम क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो ये शुक्राशय है, शुक्राशय में क्या होता है,
फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। फ्रक्टोज का कार्य क्या होता है? ये शुक्राणु को पोषण यानी कि भोजन देता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। क्या करता है? भोजन देता है शुक्राणु को। ये शुक्राणु को भोजन देता है। मैं यहाँ पे सबके नाम लिख देती हूँ। इसको हम कहते हैं वाष्प, ये वाष्प डिफरेंस हो गई है। और जो ये है इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और यहाँ पे जो नलिका है इसको मैंने आपको बताया है कि ये कौन सी है, ये मूत्र वाहिनियां हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो पत्ते से संरचना है इसको हम शुक्राशय कहते हैं। और आपको आगे ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको वो पढ़ाती हूँ। शुक्र वाहिनियां दो होती हैं और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो केवल एक ही होती है। आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें स्खलन नलिका होती है, ये मैंने आपको बताया, पत्ते से संरचना होती है ये। और जब ये नलिका दोनों आपस में मिलती है तो स्खलन नलिका का निर्माण करती है, ये मैंने आपको बताया है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये क्या करती है? इसके अंदर जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? कैल्शियम आयन होता है। जैसे कि शुक्राशय में क्या होता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उसमें क्या होता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है। ये कैल्शियम आयन देता है, आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद जो होता है क्या होता है? इसके बाद जो शुक्राशय होता है उसमें क्या होता है? 60% वीर्य का भाग होता है। और क्या होता है? 10% क्या होगा? स्पर्म होगा, यानी कि शुक्राणु। स्पर्म इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और आपको ध्यान रखना जो 30% बाकी बचा हुआ भाग होता है, 30% क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड और जो काउपर ग्लैंड और जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथि होती है वो होती है। और जो काउपर ग्रंथि होती है उसी को हम ये कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही हैं, एक ही ग्रंथि के। तो आपको समझ में आया। उसके बाद जो मेन बात है कि जो कैल्शियम आयन होता है उसका कार्य क्या होता है, चलिए मैं लिख के आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम आयन के जो कार्य है वो लिखा है। सबसे पहले क्या होता है? शुक्राणु का रंग, सुगंध जो होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम आयन के कारण होती है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की और एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। ये तीसरी ग्रंथि है जो कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। पहली जो ग्रंथि वो थी शुक्राशय जो कि फ्रक्टोज का मतलब फ्रक्टोज उत्पन्न करती है और जो कि शुक्राणु को भोजन देता है। जो दूसरी ग्रंथि वो थी प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि कैल्शियम आयन उत्पन्न करती है। ये क्या करता है? शुक्राणु का जो रंग होता है, सुगंध होती है, वो इसी की वजह से होती है। और जो तीसरी ग्रंथि जो कि कहाँ पे उपस्थित होती है? इसी के नीचे उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। हिंदी मतलब इसी का दूसरा नाम है काउपर ग्रंथि। और ये दोनों तरफ स्थित होती है जो कि म्यूकस निकालती है। ये कहाँ पे उपस्थित होती है मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने आपको ये समझाया, जो यहाँ पे ये पत्ते से संरचना होती है इसी के ठीक नीचे यहाँ पे स्थित होती है और इसी के ठीक नीचे यहाँ पे स्थित होती है। ये हो गई है काउपर ग्रंथि। ये भी दो होती हैं और जो शुक्राशय होती है ये भी दो होती हैं और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये एक होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। मैं फिर से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये है वाष्प डिफरेंस ये ऊपर जाती है और घूमकर मूत्राशय जो ये जो मूत्र वाहिनियां है इससे घूमकर आती है और यहाँ पे आके मिलती है। इसी तरफ दूसरी तरफ भी ऐसे ही होता है, घूमकर आती है और यहाँ पे मिलती है। उसके बाद क्या होती है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसके पास में क्या होता है? एक पत्ते सी संरचना होती है। संरचना को हम क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं, जो कि फ्रक्टोज उत्पन्न करती है जो कि शुक्राणु को भोजन देती है। उसके बाद क्या होता है कि ये वाष्प डिफरेंस है ये और जो पत्ते से संरचना ये दोनों आपस में मिलकर क्या करती है? स्खलन नलिका का निर्माण करती है। स्खलन नलिका में क्या होता है कि जब ये आपस में आके मिलती है, स्खलन नलिका का निर्माण करती है, तो क्या होता है? जो शुक्राशय से कोई पदार्थ निकलता है तो वो क्या करता है? मूत्र वाहिनी में जाकर चला जाता है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आ गई।
उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि शुक्राशय होता है वो 2 होता है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो 1 होती है, और जो इसके नीचे जो बल्बो यूरेथ्रल जो ग्रंथि होती है जिसको हम काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी 2 होती है। ये इसके जस्ट नीचे की ओर स्थित होती है, जो कि क्या करती है, म्यूकस निकालती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बल्बो यूरेथ्रल, जिसको हम क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, और जो कि म्यूकस निकालती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसकी संरचना को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे किडनी होती है, इससे मूत्र वाहिनियां आती हैं। ये मूत्राशय हो गया है, और ये क्या करता है, ये मूत्र मार्ग हो गया जो कि यहाँ पे है। इससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से वाष्प डिफरेंस आती है, मूत्रवाहिनी से घूमकर यहाँ पे आती है, यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक पत्ते से संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, जो कि फ्रक्टोज उत्पन्न करता है, जो कि शुक्राणु को भोजन देने के काम आता है। और क्या होता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जिसको क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन उत्पन्न करती है। कैल्शियम आयन क्या करता है, आपको मैंने बताया कि शुक्राणु का रंग सुगंध के लिए आवश्यक होती है। मतलब इसी कारण क्या होता है, शुक्राणु का रंग और सुगंध पता चलती है कि हाँ ये शुक्राणु है। और क्या होता है, इसी के नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है जो कि म्यूकस निकालती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, और इसमें कुछ समझने लायक चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल है। आप डायग्राम्स बना के समझोगे, बहुत सिंपल लगेगा। तो ये यहाँ पे कह सकते हो एक तरीके से समाप्त होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि तो ये देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पेनिसिलिन के बारे में, जिसको कि हम सीसट भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी होती है उसकी संरचना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें ये, तो इसको हम कहते हैं यूलिथ्रा, ये समझ में आया। उसके बाद जो ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं पोरस्किन। और अगर हम बात करें ये वाली अंदर वाले की परत की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। यहाँ पे इसको हम कहेंगे ग्लांस पेनिस कहेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर हम इस संरचना को क्या करें, काट दें, काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद कैसी संरचना दिखाई देगी, एक गोल सी संरचना। मतलब कुछ ऐसे ये गोल संरचना दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू के 3 बंडल दिखाई देते हैं। कैसे बंडल, ऐसे 3 बंडल दिखाई देंगे। ये किसके बने होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। में क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यू के 3 बंडल दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले 2 बंडल हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्पोरा केवर्नोसा। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई कि इसको हम कहते हैं कार्पोरा केवर्नोसा कहते हैं। और जो नीचे वाला एक बंडल है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो इसका सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये नली होती है, इसको हम क्या कहते हैं, यूलिथ्रा कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बाहर वाली संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोरस्किन कहते हैं। जो अंदर वाली संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। जब हम इसको काटते हैं, तो क्या होता है, एक गोल सी संरचना दिखाई देती है, जिसमें क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यू के बने 3 बंडल दिखाई देते हैं।
ऊपर वाले दो बंडल है उसको हम क्या कहते हैं, कार्पोरा केवर्नोसा कहते हैं। नीचे वाले बंडल को कार्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जब ये ऊपर होती है तो क्या होता है कि ये दूर दूर रहती है, लेकिन जब नीचे आती है तो क्या होता है कि आपस में चिपक जाती है, मतलब एकदम पास पास होती है। मैंने थोड़ा दूर कर दिया, आप पास पास कर लीजिएगा। ये पास पास होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कितना छोटा टॉपिक था। आई होप कि आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वो मेन मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि जो कि आपसे कोई पूछे और आपको पता ना हो। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे जो एक टॉपिक है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो 3 बंडल होते हैं वो इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्या पता एग्जाम में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जब संभोग की क्रिया होती है तब इसमें रक्त भर जाता है, जिससे क्या होता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद जो जानने वाली बात है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि स्पर्म जो बन रहा है वो किस रास्ते से होके जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बारे में। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर जाता है, उसके बाद रेटेटेस्टिस के अंदर जाता है, उसके बाद क्या होता है, वासा एफ्रेंसिया के अंदर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि एपिडिडाइमस के अंदर जाता है, उसके बाद क्या होता है, वासा डिफरेंस के अंदर जाता है, उसके बाद क्या होता है, यूलिथ्रा के द्वारा क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये सारे तो हो गए इंग्लिश वर्ड। अब आपसे कोई पूछ ले कि वासा डिफरेंस या सेमनीफेरस टिब्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको कुछ लोग तो बता देंगे क्योंकि कुछ लोगों ने ध्यान से सुना मेरी बातों को। लेकिन मैं यहाँ पे जितने नाम है उसको मैं आपसे बता देती हूँ कि हिंदी मीन्स क्या है। सबसे पहले जो यहाँ पे सेमनीफेरस टिब्यूल्स है इसका मतलब होता है शुक्रजन नलिकाएं, और रेटेटेस्टिस का मतलब होता है वृषण जालक, और उसके बाद जो वासा एफ्रेंसिया है इसका मतलब होता है शुक्रवाहिकाएं, और एपिडिडाइमस मतलब होता है अधिवृषण, और जो वासा डिफरेंस है इसका मतलब होता है शुक्रवाहिनी। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। ये सारे वर्ड आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में जानना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आपसे कोई क्या पूछ ले या आपके एग्जाम में क्या आए। क्योंकि अभी तो आप इंटर में हो तो आपको हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इंटर क्रॉस करोगे आपको सब चीज़ इंग्लिश में जानने को मिलेगा, और आप कोई भी परीक्षा दोगे तो आपको इंग्लिश में जानने को मिलेगा। तो क्यों ना अभी से हम तैयारी रखें कि हमको नीट क्रैक करना है या कुछ भी क्रैक करना है, तो ये उसमें योगदान दे, जो हमने तैयारी की है वो हमारे कहीं ना कहीं काम आए। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानिएगा। तो चलिए आगे हम जानते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि जो यूरिथ्रा है उसके अंदर जो 3 जो ग्लैंड होती है, यानी कि जो 3 ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो कितनी कितनी होती है। जैसे कि सेमनीफेरस टिब्यूल्स थी वो 2 होती है, मैंने आपको बताया था। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। बल्बो यूरेथ्रल जो होती है वो 2 होती है। ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था जब मैं आपको संरचना पढ़ा रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले। आई होप कि आपको याद होगा और आपको ये पता भी होगा। तो चलिए आगे जानते हैं। तो आगे हम जानते हैं जो रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, जो ये सारी जितनी ग्रंथियां हैं ये कैसी हैं, ये सहायक ग्रंथियां हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो वृषण के अंदर जो इसका कार्य है वो क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण के अंदर ये क्या कार्य करता है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। जो इसमें सहायक ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, शुक्राशय होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, काउपर यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। आपको इनकी संख्या मैंने अभी बताई, आई होप कि आपको याद होगी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है यानी कि शुक्राणुजन नलिका, इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्राणुजन नलिका मतलब शुक्राणु का निर्माण करना। ये सिंपल सी बात तो आप याद ही रख सकते हो। उसके बाद जो अधिवृषण है इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु को इकट्ठा करके रखना। उसके बाद जो परिपक्व शुक्राणु भी इसके अंदर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या करते हैं कि शुक्राणु को गति देती है।
और क्या करती है कि शुक्राणु की मृत्यु भी इसके अंदर ही होती है। ये सिंपल से 4 कार्य हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए और आई होप कि आप याद रखोगे। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो शुक्राशय है उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज वो उत्पन्न करता है, मैंने आपको बताया था। और उससे क्या होता है कि पोषण मिलता है किसको, शुक्राणु को। ये सिंपल सी बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपको याद होगी। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या करता है, कैल्शियम आयन उत्पन्न करता है, जो कि क्या करता है, शुक्राणु को रंग और जो उसकी सुगंध होती है यानी कि गंध होती है वो भी प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होता है। जो तीसरी ग्रंथि यानी कि काउपर ग्रंथि वो क्या करती है, म्यूकस उत्पन्न करती है। और जो एक पुरुष होता है, जो एक वीर्य होता है, उसमें क्या होता है 60% क्या होता है, शुक्राशय होता है और 70% क्या होता है, ये दोनों ग्रंथियां आपस में होती है। तो सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि शुक्राणु और जो ये ग्रंथि में जो पदार्थ होता है वो मिलकर एक वीर्य का निर्माण करता है। तो वीर्य का निर्माण करता है मतलब मैंने आपको बताया कि जो 60% है इसमें शुक्राशय उपस्थित होता है और 70% है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि आपस में मिलती हैं और ये आपस में तीनों ग्रंथियां मिलकर क्या करती हैं, एक वीर्य का निर्माण करती हैं। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।